हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मोहब्बत है बस तुमसे कहानी का एपिसोड नंबर 81। रुद्र रिहा को लिए बाहर अंधेरे कॉरिडोर से होते हुए आ रहा था। तभी रिहा का पैर एकदम से किसी से टकराया। वो झटके से रुक गई तो रुद्र पलटकर उसे देखने लगा, जबकि रिहा की नज़र उसके पैरों के पास लहूलुहान पड़े आदमी पर ही गड़ी थी। वो भरी आंखों से सिर उठाकर रुद्र को देखने लगी। रुद्र को भी अच्छे से पता था कि रिहा खून खराबा और मारपीट से खासा नापसंद थी, मगर ये वक्त न रुककर रिहा को समझाने का था और ना ही ये पूछने का कि रिहा को क्या हुआ। रिहा रुद्र को देख ही रही थी कि उसके पीछे देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। इससे पहले कि वो चीखती, रुद्र ने पलटकर उस आदमी के हाथ को पकड़कर मरोड़ दिया। उस शख्स के हाथ से वो धारदार चाकू छूट गया और वो दर्द से बिलबिला उठा, मगर रुद्र को ना रुकना था और ना ही वो रुका। उसके गाल पर उसने जोरदार तमाचा जड़ दिया, जिससे वो घूमकर दूसरी तरफ मौजूद ड्रम से टकरा गया। अपने सिर को पकड़कर वो खड़ा हुआ ही था कि अपने सामने उसे रुद्र खड़ा दिख गया। अपने नाम के अनुरूप ही रुद्र उस वक्त गुस्से में साक्षात रौद्र रूप लग रहा था। लाल आंखों से उस आदमी को देखते हुए वो आगे बढ़ा तो वो आदमी अपने कदम पीछे लेने लगा। तुम कैसे आए यहाँ? इस अड्डे के बारे में सिर्फ बॉस और उनके खास आदमियों को पता है। अभी बॉस को पता चलेगा तो तुम्हें जान से मार देंगे वो आदमी पूरी हिम्मत करके बोला, मगर वही जानता था कि इस वक्त अंदर ही अंदर उसकी हालत कितनी खराब है। इससे पहले कि रुद्र कुछ बोलता या करता, वहां तेज कदमों की आवाज आने लगी, मानो 4 या 5 लोग एक साथ इसी तरफ बढ़ रहे हों। सुमेध शायद किसी से कॉल पर बात करते हुए सबसे आगे तेज कदमों से आ रहा था। शोर सुनकर रुद्र ने एकदम से उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे ड्रम के ढेर पर धकेल दिया और खुद रिहा की तरफ बढ़ गया। रिहा का हाथ पकड़कर वो दूसरी तरफ बढ़ा ही था कि सामने से कान पर फोन लगाए सुमेध उनके सामने आ खड़ा हुआ। रिहा की पकड़ रुद्र के हाथ पर कस गई। वहीं रुद्र दूसरे हाथ की मुट्ठी भींचे बस किसी तरीके से अपना गुस्सा काबू करने की नाकाम सी कोशिश कर रहा था। तभी सुमेध ने फोन जेब के हवाले करते हुए रुद्र को देखा तो उसके चेहरे पर हैरत भरे भाव उभर आए। वहीं उसके हर भाव को ध्यान से देखते रुद्र के होठों पर एक मुस्कुराहट बिखर गई। तुम जैसा बेवकूफ इंसान मैंने आज तक नहीं देखा रुद्रांश चौधरी। मौत सामने खड़ी है फिर भी मुस्कुरा रही हो। कमाल की हिम्मत है तुम्हारी। अपने चेहरे के भावों को बदलते हुए सुमेध ने हंसकर कहा तो सिर झुकाकर रुद्र हंस पड़ा। किसकी मौत किसके सामने खड़ी है ये तुम भी अच्छे से जानते हो सुमेध मेहरा। सुमेध के चेहरे पर डर अपनी जगह बनाने लगा था। एक तो रुद्र को जिंदा देखकर जितनी उसे हैरानी नहीं हुई थी, उससे भी ज्यादा हैरानी उसे रुद्र के हाव भाव देखकर हुई। उसके आदमियों ने उसे खुद कॉल करके कहा था कि रुद्र उस एक्सीडेंट में बुरी तरीके से मर चुका है, तो इस वक्त रुद्र यहाँ कैसे था? और रुद्र कभी भी रिहा को सुमेध की होने नहीं देता, फिर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। वो रुद्र को देखते हुए यही सब सोच रहा था कि उसके पीछे से आते आदमियों ने रुद्र को देखकर उस पर धावा बोल दिया। रुद्र पहले से इन चीजों के लिए तैयार था, सो रिहा को अपने पीछे करके वो उन आदमियों से भिड़ गया। तभी गोली की आवाज उस पूरे कमरे में गूंज गई। रुद्र ने आवाज की दिशा में देखा तो रिहा के बाल पकड़े ऊपर की तरफ बंदूक किए किसी पागल की तरह सुमेध चीख रहा था, पीछे हट जाओ रुद्रांश चौधरी, वरना खत्म कर दूंगा रिहा को। यकीन मानो मेरा, मैं सच में इसे गोली मार दूंगा। सारी मुसीबत की जड़ यही है ना, इससे ही मार डालूंगा। पीछे हट जाओ। रुद्र ने अपने हाथ ऊपर करके कदम पीछे खींच लिए तो सुमेध नफरत भरी हंसी हंस दिया। वहीं रुद्र की नजरें सिर्फ रिहा पर जमी थी, जो अपने बालों को छुड़ाने की पूरी जद्दोजहद में लगी थी। आंखों के कोनों से आंसू गिरकर लगातार उसकी कनपट्टी को भिगो रहे थे। आंखें दर्द से भीजे खुद को छुड़ाने की नाकाम से कोशिश करते रिहा को देख रुद्र ने अपनी आंखें भींच ली। अगले ही पल उसने अपनी आंखें खोली तो एक पल को उसकी और रिहा की नजरें मिली। सुमेध ने एकदम से रिहा के बालों को और खींच दिया, जिससे वो दर्द से चीख पड़ी। रुद्र ने ना आव देखा ना ताव। सुमेध का ध्यान भटका देखकर वहीं पड़े बंदूक को उठाकर एकदम से सुमेध के हाथ पर गोली मार दी। सुमेध की पकड़ रिहा के बालों से छूट गई। अपनी कलाई पकड़े वो दर्द से चीख पड़ा, मगर न रुद्र को रुकना था और न वो रुका। उसके बालों को पकड़े चीखते हुए उसका सिर रुद्र ने दीवार में बुरी तरीके से भिड़ा दिया। एक पल को सुमेध की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो अपने सर पकड़े उठने की कोशिश करने लगा, तभी रुद्र ने उसके सीने पर लात दे मारी। रही सही कसर उसने सुमेध की गोली लगे हाथ को बुरी तरह मरोड़कर पूरी कर दी। सुमेध ने हांफते हुए कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि उस मोटे से लकड़ी के टुकड़े से रुद्र ने उसके कान पर झटके से वार कर दिया। सुमेध के कान से खून का फव्वारा छूट गया, जिसे देखकर रिहा ने अपनी आंखें भेजकर चेहरा फिरा लिया। वहीं रुद्र के पैरों में पड़ा वो एक टक सीलिंग को घूर रहा था।
कान से लगातार निकलता खून वहीं जमीन पर जमा हो रहा था। हाथ बुरी तरीके से कांप रहे थे। शरीर में मानो ताकत ही नहीं बची थी। खुद के सामने खड़ा रुद्र अब उसे यमदूत मालूम पड़ रहा था। माफ कर दो मुझे। अपने कांपते हाथ को आगे करके हाथ जोड़ने की मुद्रा में करके वो गिड़गिड़ाते हुए बोला, मगर रुद्र पर मानो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। इतना आसान था उसके लिए रुद्र का एक्सीडेंट करवाना। उसे लगा कि रुद्र मर चुका है, मगर रुद्र जिंदा था। किस्मत का खेल कहो या ऊपर वाले की मेहरबानी कि ऐसे एक्सीडेंट के बाद भी सीट के एयरबैग्स खुल जाने की वजह से रुद्र को कुछ खास चोट नहीं आई थी। और जैसा उसे यकीन था, इन सब के पीछे था सुमेध मेहरा, जो अपनी नफरत की आग में जलता उसकी जान लेने के फिराक में था। मगर अफसोस कि उसके आदमी रुद्र की पकड़ में आ गए। फिर उनका सुमेध से ये कहना हो कि रुद्र मर चुका है या उसके अड्डे पर रुद्र को पहुंचाना सब रुद्र की ही मर्जी से तो हो रहा था। पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनकर रुद्र ने वो डंडा एक तरफ फेंका और रिहा के पास जाकर खड़ा हो गया। ये रहा आपका कैबिन और वो सामने बॉस का कैबिन, उसके लेफ्ट में तिथि मैडम का कैबिन। आपको कभी भी कोई भी जरूरत हो तो आप बेझिझक तिथि मैडम की मदद ले सकती हैं। और अभी के लिए तो मैं यहाँ हूँ, आप मुझसे पूछ सकती हैं। शर्मा जी कैबिन दिखाते हुए शालिनी को बताते जा रहे थे और बदले में शालिनी बस सिर हिला रही थी। शर्मा जी इस कंपनी में काफी सालों से काम कर रहे थे। अब अपने उम्र के पड़ाव को पार करने के बाद उनकी इच्छा रिटायर होने की थी और उन्हीं के बदले उसे इस कंपनी में बतौर मैनेजर जॉब मिल रही थी। इसलिए शर्मा जी ने खुद शालिनी का इंटरव्यू लिया और साथ ही साथ उसका हर काम समझाने की जिम्मेदारी भी ली, क्योंकि उन्हें डर था कि ये शांत सी रहने वाली लड़की शुरुआत में ही पीयूष ओबरॉय के गुस्से का शिकार न हो जाए। इस बात से अनजान कि जो पीयूष ओबरॉय पूरी दुनिया के सामने एक सख्त और गंभीर स्वभाव रखने वाला व्यक्तित्व है, वो शालिनी के सामने कुछ अलग ही था। जब से शालिनी आई थी, पीयूष को उसने एक बार भी नहीं देखा था, जिस वजह से बार बार उसकी नजर सामने कैबिन के बंद दरवाजे की तरफ चली जाती। उसको सारी चीजें समझाकर शर्मा जी वहां से निकल गए तो शालिनी जाकर अपनी चेयर पर बैठ गई। एक गहरी सांस लेकर उसने अपना सिस्टम ऑन किया और कुछ फाइल्स चेक करके नोट करने लगी। अपने काम में वो इतनी गुम थी कि उसे दरवाजे पर खड़े पीयूष का भान भी नहीं हुआ। वहीं पीयूष दरवाजे से टिककर हाथ बांधे शालिनी को एकटक देख रहा था। उसकी हर छोटी से छोटी अदा पीयूष की धड़कनों को बढ़ाने का काम बखूबी कर रही थी। खुद पर किसी की नजरों की तपिश महसूस कर शालिनी ने सिर उठाया तो सामने खड़े पीयूष को देख एक बार को खोकर रह गई। ऐसे क्यों देख रहे हो तुम मुझे? काम नहीं है क्या तुम्हें कोई? आखिर होश में आकर शालिनी बुरी तरीके से झल्लाते हुए बोली तो पीयूष अपने दोनों जेबों में हाथ डाले सधे कदमों से उसकी तरफ बढ़ गया। क्योंकि तुम्हें देखने का पूरा हक है मुझे, मिसेस शालिनी पीयूष ओबरॉय, और तुम ये हक मुझसे जब तक ये सांसें चल रही है तब तक तो छीन नहीं सकती। कहते हुए वो शालिनी की तरफ झुककर गहरी नजरों से उसे देखने लगा तो शालिनी अपनी चेयर सहित पीछे हो गई। ये फाइल्स मुझे रीचेक करके आज शाम 7 बजे तक दीजिए मिस अग्रवाल। अदरवाइज आपको ओवर टाइम करना हो तो बेशक कीजिए, मगर ये फाइल्स हो जाएंगे सर, ये फाइल्स रीचेक हो जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। उसका बदला अवतार देख गुस्से से दांत पीसती शालिनी जबरदस्ती मुस्कुराकर बोली तो पीयूष ने सिर हिला दिया और पीछे होकर अपने रिस्ट वॉच में समय देखकर बोला, फिलहाल तो कैबिन में आ जाओ, थोड़ा रुक कर। और हाँ, ये मैं मिस अग्रवाल नहीं मिस ओबरॉय से कह रहा हूँ। बाकी काम बाद में, पहले मेरे कैबिन में आओ। अगर उस पल कोई और वहां होता तो पीयूष के उन पल पल बदलते व्यवहार को देख हैरत में पड़ जाता, मगर शालिनी ने आम भाव के साथ सर हाँ में हिला दिया तो पीयूष पलट कर चला गया। पीयूष तो शालिनी के कैबिन से निकलकर अपने कैबिन में जा चुका था, मगर वहीं खड़ी एक लड़की हैरानी से अब भी पीयूष के कैबिन के बंद दरवाजे को देख रही थी। देख रही है ऋतु, मैं इतने समय से बॉस को रिझाने की कोशिश में लगी हूँ, मगर उन्होंने मुझे नजर भर नहीं देखा। और ये लड़की जो आज ही आई, इसने एक ही दिन में बॉस को अपने कैबिन के चक्कर लगवा दिए। उसके पास खड़ी ऋतु मुंह बिचकाते हुए बोली, देखा नहीं उस लड़की को, है भी तो इतनी खूबसूरत। तभी उसकी नजर अपने कैबिन से निकलती शालिनी पर पड़ी, जिसके गले में मौजूद मंगलसूत्र देख उन दोनों की ही आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। ऋतु, ये तो शादीशुदा है। ऐसी लड़कियों का यही रहता है, अमीर और सुगर लड़का देखा नहीं कि आ जाती हैं। इस लड़की पर अब नजर रखनी पड़ेगी ऋतु, पूरे ऑफिस के सामने इसकी करतूत लाऊंगी मैं, और फिर ये जो इसे जॉब मिली है ना, तब कोई इसे जॉब नहीं देगा, तब होगा इसे अपनी गलती का एहसास। इनडायरेक्टली पूजा से पंगा लिया है इसने बॉस को पटाकर, अब देखेगी ये क्या करती हूँ मैं। पूजा की बात सुनकर ऋतु उसका हाथ पकड़कर नीचे की तरफ जाती सीढ़ियों की तरफ बढ़ती हुई बोली, हाँ उसे देख लेंगे बाद में,
पहले तो चल कैंटीन की स्पेशल फिल्टर कॉफी पी और चिल मार। रितु पूजा को लिए कैंटीन में तो चली गई, मगर पूजा के दिमाग में अब भी शालिनी ही बैठी थी। उसने मानो मन ही मन ठान लिया था कि उसे क्या करना है। क्या होगा आगे, क्या करेगी पूजा? क्या रितु और पूजा के इरादे पीयूष और शालिनी की जिंदगी में नया मोड़ लाएंगे? क्या शालिनी जवाब देगी पूजा और रितु का? जानने के लिए सुनते रहे मोहब्बत है बस तुमसे कहानी के आने वाले एपिसोड्स। और आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।